हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग बातें करेंगे टॉप मोस्ट पोस्ट हमारे कंट्री में जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट। हायरार्कियल पॉइंट ऑफ व्यू से, पद सोपान के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकेंड नंबर का पोस्ट होता है, यह होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो आज सामर्थ्य आईएएस के मंच पर आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित बातें मैं चर्चा करूंगा। आइए, ये पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में जो टॉप मोस्ट पोस्ट है, उसके लिए भारत के संविधान में आर्टिकल है 52। तो अगर ये पूछा गया कि टॉप मोस्ट पोस्ट प्रेसिडेंट जो है, सबसे बड़ा पद भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, जवाब होगा अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52। उसी प्रकार से पद सोपान के दृष्टिकोण से, हायरार्कियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेकेंड नंबर का पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल के अंडर है, आपका जवाब होगा ये आर्टिकल 63। तो अंडर आर्टिकल 63 ये पोस्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। हम लोग विचार करें ये पोस्ट कैसा होता है और किन उद्देश्यों के साथ इस पोस्ट का क्रिएशन किया गया, ये सभी बातें हम लोग करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जो इस पद की व्यवस्था दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, किन उद्देश्यों के साथ और ये पोस्ट कैसे होता है, ये बातें करेंगे। तो ये पोस्ट जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टेड पोस्ट है, निर्वाचित है, अपॉइंटेड नहीं होता है, नियुक्त नहीं होता है, इलेक्टेड निर्वाचित होता है। और चूंकि इलेक्टेड निर्वाचित होता है, इसलिए हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले कि इलेक्शन जो होता है, इनके लिए इलेक्टोरल बोर्ड, निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं। तो ये पोस्ट होता है, ये इलेक्टेड है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इनके इलेक्शन की बात करेंगे, इनके निर्वाचन की बात करेंगे। इनके इलेक्शन, निर्वाचन की बात किया जाए तो इनके इलेक्शन में सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे इलेक्टोरल बोर्ड, या इसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। तो निर्वाचन मंडल कहिए या निर्वाचन कॉलेज कहिए, निर्वाचन मंडल या निर्वाचन कॉलेज। निर्वाचन मंडल के मेंबर होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ये यहां व्यवस्था दिया गया। तो इनके सदस्य होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दरअसल जनरली आपको लिखा मिलेगा बुक्स में संसद के दोनों सदनों के सदस्य। सही है, यह भी सही है, बट स्पेशली जो मैंने इलेक्टेड नॉमिनेटेड इंडिकेट किया, यह बात बताया, इससे आपके दिमाग में एक और बात जाएगा जो डिफरेंस क्लियर होगा। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड में पॉइंट फर्स्ट होता है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर नहीं होते। राष्ट्रपति के
निर्वाचन मंडल के सदस्य की बात किया जाए तो फर्स्ट पॉइंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन हैं, सिर्फ इनके निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के मेंबर होते हैं, मनोनीत नॉमिनेटेड नहीं। बट यहां पर निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत दोनों होंगे। तो ये डिफरेंस देखा, आगे भी डिफरेंस दिखेगा। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्टोरल बोर्ड और प्रेसिडेंट की इलेक्टोरल बोर्ड में इलेक्टोरल बोर्ड निर्वाचन मंडल के बिटवीन जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर है, आपने देखा। आगे देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड में मेंबर होते हैं, सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इलेक्टेड नॉमिनेटेड कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते। यह डिफरेंस हो गया। यानी इसका मीनिंग हुआ कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल बोर्ड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, या कहिए कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल बोर्ड उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के तुलना में छोटा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड में आगे भी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी दिल्ली एंड पुदुचेरी दो यूनियन टेरिटरीज हैं जहां असेंबलीज हैं। तो इस पॉइंट, इस सेंटेंस का मतलब हुआ दिल्ली एंड पुदुचेरी सिर्फ दो, अन्य संघ राज्यों में असेंबली नहीं, इसलिए अन्यों से इसका रिलेशन नहीं है। यहां भी यह प्रूफ हो रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल बोर्ड, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बहुत ब्रॉड, विशाल है, जबकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल उनके तुलना में छोटा है। अब आइए निर्वाचन मंडल की जो हमने बात किया, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं बहुत बड़ी संख्या, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोटर्स मतदाता होंगे वो छोटी संख्या है, क्योंकि इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर ही मात्र वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल बोर्ड में मेंबर्स कम हैं, इसलिए वोटर्स कम कहे जाएंगे, निर्वाचन मंडल में सदस्यों की संख्या कम है। इलेक्शन निर्वाचन की जो बातें कर रहे हैं हम लोग, इनमें और भी बातें करनी बाकी है। जब कभी भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इलेक्शन के प्रोसेस में ये भी बातें आएंगी। क्या ये बातें आएंगी? नामांकन का, यानी नॉमिनेशन। नामांकन, इंडिया में कोई भी इलेक्शन होता है सबसे पहले नॉमिनेशन ही होगा, नामांकन, और उसके बाद ही आगे इलेक्शन में प्रोसेस आगे मूव करेगा। तो नामांकन में राष्ट्रपति में प्रोपोजर्स होते हैं और वो राष्ट्रपति के भी इलेक्शन में। तो यहां पर प्रोपोजर्स यानी प्रस्तावक, यानी जो भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है प्रत्याशी, नाम का प्रस्ताव लाने वाले जो होंगे उनको ही प्रस्तावक कहते हैं। नाम को प्रपोज करने वाले जो होंगे उनको प्रपोजर्स। और संविधान में प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नॉमिनेशन में प्रपोजर्स की संख्या सुनिश्चित किया गया है, और ये संख्या है 20 सदस्य। ठीक है, ये कौन होंगे? इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर। और मैंने बताया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। तो इनमें से कोई कम से कम 20 होंगे, इनसे ज्यादा हो कम नहीं, तो कम से कम 20 होंगे जो नाम का प्रपोज करेंगे। ठीक है, प्रस्ताव लाएंगे। और नेक्स्ट दिया गया है ये सेकेंडर्स, सेकेंडर्स यानी अनुमोदक या समर्थक, और इनकी भी संख्या कितना डिसाइड है? 20। तो 20 जो नाम को प्रपोज करेंगे उनमें से एक भी नहीं होंगे, ये अलग होंगे। उसी निर्वाचन मंडल से अन्य 20 होंगे जो नाम को सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। ये हैं सेकेंडर्स या समर्थक या कहिए अनुमोदक। और इनके लिए यहां नॉमिनेशन में जमानत राशि की भी बात की गई है। जमानत राशि
सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो बात की गई है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमानत राशि, ये अमाउंट है 15,000, 15,000 रुपये ये अमाउंट है। तो 15,000 रुपये ये अमाउंट कहां पर जमा करेंगे? ये जमा करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई में। तो ये भी फिक्स है, ऐसा नहीं कि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करेंगे, ऐसा नहीं, फिक्स है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 15,000 रुपये ही जमानत राशि राष्ट्रपति के लिए भी होता है। अब देखिए, टोटल जो वैलिड वोट है, उस वैलिड वोट का अगर इन्होंने प्राप्त किया 1/6 वोट्स, 1/6 वोट्स मत इन्होंने प्राप्त किया, तो कुल वैध मतों का 1/6 या इनसे ज्यादा मत प्राप्त किए, भले ही हार गया है, लेकिन 15,000 रुपये जो जमानत राशि है वो रिफंड हो जाएगा। बट 1/6 से कम मत प्राप्त किए, यानी 1/7 प्राप्त किए, 1/8 प्राप्त किए, 1/9, 1/10 कम हुआ, अगर ऐसे प्राप्त किए 1/6 से कम, तो ऐसे परिस्थिति में हार तो गए ही हैं, बहुत कम वोट पार्ट्स पाए हैं, हार तो गए ही हैं। 15,000 रुपये जो जमानत राशि है ये रिफंड नहीं होगा, वापस नहीं होगा, और इसी को कहते हैं जमानत राशि जब्त होना। तो टोटल जो वैलिड वोट्स है उसके कम से कम जमानत राशि जब्त होने से बचने के लिए कम से कम वोट्स पाना जरूरी है, 1/6। तो यह पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत राशि जब्त होने से बचने के लिए किसी प्रत्याशी को कम से कम कितने मत प्राप्त करना जरूरी है? आपका जवाब 1/6। अब देखिए, इस प्रकार से देखा जाए तो इनके लिए अब हम लोग बातें करेंगे, इस पोस्ट के लिए योग्यता क्या है। तो आइए योग्यता की बात करते हैं। इनके लिए योग्यता इस प्रकार से, उपराष्ट्रपति के लिए जो क्वालिफिकेशन की बात की गई है, ये क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं हैं। क्वालिफिकेशंस योग्यताओं में नंबर फर्स्ट, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। पहली योग्यता, कोई व्यक्ति बहुत ही योग्य है बट इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडिया कंट्री में रहता है, जन्म हुआ था इंडिया में, यानी इंडियन ओरिजिन कहेंगे, भारतीय मूल कहेंगे, बट भारतीय नागरिक नहीं कहेंगे, भारतीय नागरिकता नहीं है, जितना भी योग्य हो, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग माना जाएगा कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल इनके योग्यता में नहीं है, इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक। फर्स्ट क्वालिफिकेशन, पहली योग्यता। और सेकंड है, कम से कम 35 वर्ष का उम्र कंप्लीट कर चुका हो। तो एटलीस्ट 35 इयर्स एज शुड बी कंप्लीटेड, कम से कम 35 वर्ष का उम्र पूर्ण कर चुका हो। तो मिनिमम एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में योग्यता में दिया गया है, मैक्सिमम की बातें नहीं की गई। पॉलिटिकल पोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं, उनके लिए अधिकतम उम्र की कोई लिमिटेशन, कोई सीमा नहीं है, मिनिमम न्यूनतम की सीमा है। और ये आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए योग्यता में कम से कम कितना उम्र आवश्यक है, आपके पास जवाब है। और इसी के बाद नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे, ये राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। आप ये ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो कहा गया है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का सेम है। राष्ट्रपति के लिए भी भारत का नागरिक और राष्ट्रपति के लिए भी कम से कम 35 वर्ष एज कंप्लीट हो। लेकिन थर्ड क्वालिफिकेशन जो आपके सामने है, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, ये डिफरेंस, ये अंतर है। राष्ट्रपति के योग्यता में है, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य। समझिए ऐसा क्यों। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने
राष्ट्रपति की योग्यता में राज्यसभा का सदस्य इसलिए नहीं दिया क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक्सिक्यूटिव हेड कहे गए, संघ के कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, और यूनियन एक्सिक्यूटिव या कंप्लीटली यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यानी संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, और उस यूनियन एक्सिक्यूटिव के हेड होते हैं राष्ट्रपति। तो जिधर यूनियन एक्सिक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है बस उसके हेड है राष्ट्रपति, तो यूनियन एक्सिक्यूटिव संघ की कार्यपालिका उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, और उस संघ की कार्यपालिका के हेड राष्ट्रपति हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति का सीधा सा रिलेशन लोकसभा से, जिसके हेड हैं वह उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, तो राष्ट्रपति पद का सीधा सा संबंध लोकसभा से है। इसलिए संविधान सभा के सदस्य ने राष्ट्रपति की योग्यता में दिया लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य, जबकि उपराष्ट्रपति का रिलेशन लोकसभा से नहीं है। क्यों? उपराष्ट्रपति जो होता है जब निर्वाचित हो जाता है, इलेक्टेड हो गया, उसे ओथ कराया जाएगा, शपथ प्राप्त किया राष्ट्रपति के द्वारा, और ओथ प्राप्त करते ही हो जाता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पदेन सभापति। क्लियर? तो पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब हुआ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब हुआ कि जो भी उपराष्ट्रपति के रूप में ओथ लेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। एक्स पहले से ही राज्यसभा के चेयरमैन के लिए कोई पोस्ट है, वो कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक, तो इनका सीधा सा रिलेशन है राज्यसभा से, यानी राज्यसभा के कार्यवाहियों में राज्यसभा के हेड के रूप में ये काम करेंगे। कभी भी मतदान किसी मुद्दे पर कराना है, वोटिंग का ऑर्डर करेंगे, किसी बिल पर डिस्कस ऑर्डर करेंगे, कभी भी मत बराबर हो गया किसी मुद्दे में तो कास्टिंग वोट निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे, यानी हाउस के हेड के रूप में राज्यसभा के चेयरमैन। इसका मीनिंग हुआ कि उपराष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का, उसका रिलेशन सीधे डायरेक्ट है राज्यसभा से, और इसी कारण से इनके योग्यता में राज्यसभा का सदस्य की बात की गई है, लोकसभा नहीं। और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति का सीधा रिलेशन लोकसभा से। क्लियर? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की जो बात की गई है, ये बात किया गया है अंडर आर्टिकल 64। इसमें कहा गया है राज्यसभा के पदेन सभापति, इसमें कहा गया है राज्यसभा के पदेन सभापति। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अर्थात वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन से मतलब है एक्स पहले से ही इनके लिए व्यवस्था है। क्या व्यवस्था? जो भी उपराष्ट्रपति के रूप में ओथ लेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो पदेन, पहले से इस पद की बात की, यानी सभापति वही होगा जो उपराष्ट्रपति होगा, इसलिए पदेन सभापति। ठीक है, अंडर आर्टिकल 64 इनकी व्यवस्था की गई, तो इसलिए इनका सीधा रिलेशन है राज्यसभा से, योग्यता में इसलिए राज्यसभा। नेक्स्ट योग्यता है किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। नो एनी प्रॉफिट पोस्ट, और किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद क्या होता है समझिएगा। दरअसल प्रॉफिट पोस्ट लाभ के पद को लेकर एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉफिट पोस्ट लाभ के पद के मामले में अपना डिसीजन दिया, और अपने डिसीजन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 क्राइटेरिया डिसाइड किया। नंबर फर्स्ट, पोस्ट परमानेंट हो, पद स्थायी हो, और नंबर सेकंड क्राइटेरिया प्रॉफिट पोस्ट के लिए डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में, एक निश्चित वेतन मिलता होना चाहिए। अगर किसी पोस्ट का रिलेशन सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन के अकॉर्डिंग इन दोनों क्राइटेरिया से मैच करता है तो उस पोस्ट को कहेंगे वह पोस्ट लाभ का पद है, वह पद लाभ का पद है,
पोस्ट प्रॉफिट पोस्ट। फर्स्ट क्राइटेरिया परमानेंट से मतलब है सरकारी पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट वो परमानेंट है। प्राइवेट पोस्ट पर कोई व्यक्ति है, आज है कल नहीं, उस प्राइवेट कंपनी का ऑनर मालिक जब चाहे हटा सकता है, ठीक, तो परमानेंट नहीं है। और एक वेतन मिल ही रहा है, तो सरकारी पदों को कैसा पद कहेंगे? प्रॉफिट पोस्ट, लाभ का पद। ये 4 योग्यताएं हैं। आपने देखा ऐसा योग्य व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन चुनाव लड़ सकता है, ये योग्यता है। अब हम लोग बातें करेंगे, चूंकि इलेक्टेड हो गए, निर्वाचित हो गए, इलेक्शन कमीशन इलेक्टेड अनाउंस कर दिया, तो उपराष्ट्रपति को ओथ शपथ दिलाया जाएगा। और शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। तो आप कहेंगे ओथ बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाता है। तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो भी उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्टेड हुआ, निर्वाचित हुआ, इनको शपथ दिलाएंगे। और शपथ प्राप्त करते ही मैंने बोला राज्यसभा के चेयरमैन हो गए, इसलिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पदेन सभापति। अंडर आर्टिकल 64 ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की व्यवस्था है। और जो भी पावर शक्तियां इस्तेमाल करेंगे चेयरमैन के रूप में, जो अभी शक्तियों की बात किया, किसी मुद्दे पर कार्रवाई चल रहा है, ठीक, डिस्कस हो गया, वोटिंग का ऑर्डर करेंगे। किसी मुद्दे पर ये डिस्कस करने का भी आदेश, और इन्हीं की अनुमति प्राप्त करके कोई अपना बहस, चर्चा, भाषण देगा। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों में मत बराबर हो गया तो कास्टिंग वोट, निर्णायक मत का भी ये प्रयोग करेंगे। ये होता है कास्टिंग वोट्स, यानी हिंदी में आप बोलेंगे निर्णायक मत। अर्थात एज ए चेयरमैन इनको सभी वही पावर होंगे जो लोकसभा के स्पीकर को होते हैं, कुछ मामलों को छोड़कर। जैसे ज्वाइंट सिटिंग का हेड होता है स्पीकर, बट ज्वाइंट सिटिंग का हेड जो किया गया है कि जैसे ही ज्वाइंट सिटिंग होगा हेड होंगे स्पीकर, बट ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं? राज्यसभा के चेयरमैन क्यों हेड नहीं होंगे? क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट, वो किसी हाउस का मेंबर नहीं, और ज्वाइंट सिटिंग में हेड वही होगा या पार्टिसिपेट वही करेगा जो पार्लियामेंट के दोनों में से किसी हाउस का मेंबर हो। ज्वाइंटली सिटिंग हो रहा है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के, तो हाउसेज के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। स्पीकर का मतलब है मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, ये किसी हाउस का मेंबर नहीं। इसलिए इनको ज्वाइंट सिटिंग में एंट्री नहीं मिलता, हेड तो दूर की बात है। तो ये डिफरेंस आपने देखा, एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, सिमिलर है, बट एज ए हेड ऑफ चेयरमैन ये पावर उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे स्पीकर, ठीक। इसी प्रकार से मनी बिल के मामले में देखा जाए तो स्पीकर को जो शक्तियां हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं। तो कुछ मुद्दे को छोड़ दें, उनके अतिरिक्त देखा जाए तो लगभग वही हाउस के हेड के रूप में पावर है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को वही पावर है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा को। क्लियर? आइए हम लोग आगे चलते हैं। शपथ प्राप्त कर लिए, शपथ प्राप्त करते ही अब राज्यसभा का चेयरमैनशिप ये संभालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो वोटिंग होता है, तो वोटिंग की व्यवस्था किस तरह से है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, तो इनके लिए व्यवस्था किया गया है। यह व्यवस्था है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी हिंदी में कहेंगे एकल संक्रमणीय मत। यानी वोटर कौन होंगे? जो इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर हैं। एक वोटर जो वोटिंग करने जाएगा, माना कि प्रत्याशी 5 है, एक वोटर जो वोटिंग करने गया अपने एक वोट को प्रेफरेंस बेसिस पर उन सभी को वोट बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उन 5 में जिनको चाहा किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस, जिनको चाहा किसी को सेकंड प्रेफरेंस, जिनको चाहा किसी को तीसरी वरीयता थर्ड प्रेफरेंस, किसी को फोर्थ प्रेफरेंस चौथी वरीयता
किसी को फिफ्थ, पांचवी वरीयता, यानी मतदान सबको करने। तो एक वोटर अपने सिंगल वोट को प्रेफरेंस के बेसिस पर ट्रांसफर करता है, इसलिए इस व्यवस्था को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक मत को वरीयता के आधार पर मतदाता बांटता है, इसलिए एकल संक्रमणीय मत इसको नाम दिया गया। ठीक, अब क्या होगा? काउंटिंग होगा तो वरीयता के आधार पर। कैसे? जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस का सबसे पहले काउंटिंग, फर्स्ट प्रेफरेंस में ही कोई इलेक्टेड हो गया तो सेकंड की काउंटिंग की जरूरत नहीं है, कहानी खत्म हो गया। जो इलेक्टेड हुआ बस उनको ओथ दिलाया जाएगा, हाउस के हेड के रूप में संभालेंगे। अगर नहीं इलेक्टेड हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा, विचार करेगा सबसे कम वोट किसने पाया है। अब सबसे कम वोट जो पाया होगा उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पराजित घोषित कर देगा, और जितने वोट पाया है उस वोट के बेसिस पर सेकंड में किसको कितना दिया है, तो जिसको जितना दिया होगा फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट में उसको जोड़कर अब काउंटिंग करेंगे, और जो भी टोटल वोट्स का आधा से ज्यादा पाया, आधा प्लस वन कम से कम पा गया, इलेक्टेड हो गया। अगर इसमें भी ऐसे आधा से एक ज्यादा नहीं पाया तो यह प्रोसेस चलता रहेगा। और वोटिंग जो किया जाएगा वो किस प्रकार से, क्या ध्यान देना है? नंबर फर्स्ट, जो भी प्रत्याशी हैं किसी को भी वैकेंट नहीं छोड़ना है। मैंने एग्जाम्पल में 5 प्रत्याशी बताया कि सभी 5 को देना है। किसी एक को भी वैकेंट छोड़ दिया तो मानेंगे बैलेट पेपर इनवैलिड है, कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द। अवैध मत पत्र कहेंगे, उसकी गिनती नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, ध्यान में रखिए, ये पहली वरीयता पहली जरूरत है बैलेट पेपर का वैलिड होना, यानी मतपत्र का वैध होने के लिए पहली जरूरत, वैकेंट रिक्त नहीं छोड़ना है। सेकंड, किसी एक को एक ही वरीयता का मत करेगा, यानी एक ही प्रत्याशी को फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड 2 वरीयता या ज्यादा नहीं करना है। एक को कितना वोटिंग, एक प्रेफरेंस, ये 2 जरूरत समझे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट किसी को वैकेंट नहीं, सेकंड रिक्वायरमेंट है कि किसी को एक से ज्यादा प्रेफरेंस, एक से ज्यादा वरीयता का मतदान नहीं करना है। और थर्ड क्या है, ये वोटिंग का काम सीक्रेट करना है, गुप्त मतदान, पब्लिकली नहीं। अगर पब्लिकली कर दिए तो उस बैलेट पेपर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनवैलिड, अवैध घोषित कर देगा। आप जानते होंगे इनवैलिड बैलेट पेपर, अवैध मतपत्र कूड़े में फेंक दिए जाते हैं, काउंटिंग नहीं होगा। तो ये वोटिंग के लिए व्यवस्था है, काउंटिंग भी आपने देख ही लिया, और इस तरह से इलेक्टेड हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस कर दिया इलेक्टेड हो गए तो बस ओथ कराया जाएगा, ओथ होते ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब हम लोग इनके टर्म की बातें कर लें। इनकी पदावधि किस तरह से है? इनकी पदावधि यानी उपराष्ट्रपति की पदावधि, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इनकी बातें हम लोग इस तरह से करें, इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल टर्म होता है और ये होता है 5 इयर्स, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति जो इलेक्टेड हुए, जैसे ही 5 वर्ष कंप्लीट किए, इनका पोस्ट वैकेंट, पद रिक्त हो गया। पोस्ट वैकेंट होने, पद रिक्त होने का नेक्स्ट ग्राउंड क्या है? 5 वर्ष से पहले ही कभी भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दिए तो किसको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को। जैसे ही राष्ट्रपति को त्याग पत्र दिए, इनका पद रिक्त हो गया। नेक्स्ट देखा जाए तो कभी भी ये 5 वर्ष से पहले इनका मृत्यु हो गया, तब भी इनका पोस्ट वैकेंट हो गया। और आज तक पूछा गया कि कौन सा उपराष्ट्रपति रहा जो मृत्यु के कारण पद रिक्त हुआ, तो आपका जवाब हो गया सिंगल उपराष्ट्रपति एकलौते। आपका जवाब होगा कृष्णकांत। एक ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका पद मृत्यु के कारण रिक्त हुआ। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
एक तो आपने देखा त्याग पत्र दिए तब भी, और नेक्स्ट मृत्यु के कारण। अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट पद रिक्त होता है, ये कैसे? पद से हटाया जाना। तो इनको रिमूव करने की व्यवस्था कैसे है, रिमूवल प्रोसीजर कैसे है, अब इनकी बातें करेंगे। राष्ट्रपति के हटाने के लिए जो प्रोसीजर है उसका नाम है इंपीचमेंट प्रोसीजर, महाभियोग की प्रक्रिया। तो स्पेशली रिमूवल प्रोसीजर का एक टर्म है और उसे कहते हैं इंपीचमेंट। बट उपराष्ट्रपति के हटाने का जो प्रोसेस प्रक्रिया है स्पेशली उसके लिए कोई टर्म नहीं है। आगे डिफरेंस देखिए, डिफरेंस नंबर फर्स्ट देखिए। आगे डिफरेंस, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा, पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से कोई भी हटाने का प्रस्ताव लाएंगे, कंप्लेन लाएंगे, सदन कोई बाध्य नहीं, बाउंडेड नहीं। बट उपराष्ट्रपति के हटाने की जो प्रोसेस है उसमें बाउंडेड है, राज्यसभा ही कंप्लेन लाएगा, हटाने का प्रस्ताव लाएगा। और राज्यसभा जो लाएगा इस बात की सूचना कम से कम 14 दिन पहले इस बात की सूचना देगा इनको। और इसके बाद क्या होगा, अब डिस्कस होगा। तो सूचना लाया है, कंप्लेन आया है, प्रस्ताव आया है राज्यसभा से, राज्यसभा में डिस्कस होगा। जो भी उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं क्रिटिसाइज, आलोचनाएं करेंगे। जो नहीं हटाना चाहते हैं फेवर में, उनके पक्ष में बोलेंगे कि सारे फर्जी कंप्लेन है। इसके बाद क्या होगा, अब वोटिंग का आदेश, मतदान का आदेश होगा। काफी डिस्कस हो गया अगेंस्ट में, फेवर में, अब मतदान होगा। प्यारे बच्चों एक बात समझिएगा, जब उपराष्ट्रपति पर हटाने के लिए आरोप कंप्लेन आए हैं तो राज्यसभा का सभापतित्व ये नहीं संभालेंगे। ऐसे क्षण में, ऐसे अवसर पर वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्टिंग चेयरमैन का काम करेगा, राज्यसभा का उपसभापति कार्यवाहक सभापति का काम करेगा। तो जब कभी भी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव आ गया है तो सदन का सभापतित्व नहीं संभालेंगे। ऐसा संविधान में इसलिए व्यवस्था दिया गया है ताकि निष्पक्षता कायम रहे, इन्हीं उद्देश्य से। तो इसलिए आरोप लाए, 14 दिन पहले सूचना, डिस्कस हुआ, मतदान हुआ। वोटिंग कितना, हाउस के कुल सदस्यों की संख्या का आधा +1। तो ये मेजॉरिटी चाहिए, हाफ +1, और हाफ +1 किसका, ये टोटल का, कुल सदस्यों की संख्या का, तत्कालीन समय में कुल सदस्यों की संख्या का आधा +1 पास हो गया। अब आएगा लोकसभा में। तो ये ध्यान दीजिए, अगर इसके लिए पूछा गया कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में दूसरा सदन होता है, सेकेंड हाउस होता है, जवाब होगा लोकसभा। लेकिन राष्ट्रपति के पद से हटाने की जो प्रक्रिया इंपीचमेंट है उसमें हाउस बाउंडेड नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी पहला होगा, कोई भी दूसरा, ये अंतर है। अब आगे चलिए, यहां पर सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, यहां भी डिस्कस होगा, डिस्कस के बाद यहां भी मतदान होगा, और यहां जो मतदान होगा यहां पर साधारण बहुमत से यह पास हो गया, साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, सिर्फ समर्थन हो गया सिंपल मेजॉरिटी से, उसी के साथ उपराष्ट्रपति का पद समाप्त हो गया। ठीक, तो अंतर आपने देखा, यहां सेकेंड हाउस लोकसभा, राष्ट्रपति के इंपीचमेंट के मामले में कोई भी सेकेंड हाउस, और अंतर, सेकेंड हाउस राष्ट्रपति के महाभियोग के मामले में व्यवस्था है, सेकेंड हाउस होता है इन्वेस्टिगेशन हाउस, जांच सदन, यानी सेकेंड हाउस में राष्ट्रपति स्वयं प्रेजेंट होंगे और प्रेजेंट होकर के अपने एविडेंस प्रमाण देंगे। या राष्ट्रपति स्वयं प्रेजेंट नहीं होना चाहते हैं तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को उपस्थित करवाकर प्रमाण देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रोसीजर प्रक्रिया है किस तरह से। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है इंपीचमेंट, उसके लिए अंडर आर्टिकल 61 मेंशन है, इंपीचमेंट लाने का ग्राउंड मेंशन है, आधार क्लियर है, वो क्या है, संविधान का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, वैसे के राष्ट्रपति के लिए कदाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट हो एटसेट्रा व्यवस्था है, लेकिन भारत के संविधान में संविधान का उल्लंघन। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का ग्राउंड, पद से हटाने का आधार संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख ही नहीं है, मेंशन ही नहीं। अगर आपसे पूछा गया कि किस रूप में ये वेतन लेते हैं
तो आपका जवाब एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एज ए वाइस प्रेसिडेंट नो वर्क नो सैलरी, उपराष्ट्रपति के रूप में ओथ लेते ही राज्यसभा के चेयरमैन हो गए, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट कोई वर्क नहीं है, इसलिए वेतन भी नहीं। अब समझ गए? तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा पोस्ट है जो जिस रूप में उस पद पर आता है उस रूप में वेतन नहीं, यही है। ठीक, तो इस ढंग से व्यवस्था है। या कौन सा हाउस का हेड है जो उस हाउस का मेंबर नहीं होता? जवाब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन होता है बट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। क्लियर? अब हम लोग बातें करें, वाइस प्रेसिडेंट की बातें किया जाए, यूएसए से कंपेयर करें तो इस प्रकार से यूएसए का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यूएसए का उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में सिमिलरिटीज, समानताएं क्या है? यूएसए का भी उपराष्ट्रपति सीनेट का चेयरमैन होता है। सीनेट यूएसए के पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट को यूएसए में कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस का जो अपर सदन है, यूएसए के पार्लियामेंट का अपर हाउस है सीनेट, उसका चेयरमैन होता है, हेड होता है। और भारत के संसद का भी जो उच्च सदन है उसका अध्यक्ष, सभापति यही होता है। ये सिमिलरिटी, समानताएं हैं। लेकिन भारत में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति, जब कभी भी भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक, भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 65। अंडर आर्टिकल 65 ये बात मेंशन है कि जब कभी भी प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और जब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब तक इसको सारे पावर, शक्तियां और वेतन सुविधाएं, विशेषाधिकार सभी कुछ राष्ट्रपति के ही प्राप्त होंगे। ठीक, उस समय राज्यसभा का सभापतित्व तो नहीं संभालेगा और उस समय वेतन राज्यसभा के सभापति का नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति का वेतन, पावर भी राष्ट्रपति का। लेकिन ध्यान देने की बात है, माना कि भारत का राष्ट्रपति का टर्म है 5 साल, 1 साल रहा, रिजाइन कर दिया, तो ऐसे परिस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट। लेकिन मैक्सिमम कितने समय तक होगा? आपका जवाब होगा 6 महीने, यानी विद इन 6 मंथ। कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है इलेक्शन होगा ही होगा। संभव है फर्स्ट मंथ में इलेक्शन हो गया, छुट्टी हो गई 30 दिन के पहले, ठीक है। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए के प्रेसिडेंट का टर्म है 4 वर्ष। माना कि 6 महीना रहा, यूएसए का प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया, मृत्यु हो गया, कुछ भी परिस्थितियां, 3.5 वर्ष टेन्योर बचा है। यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा एज ए प्रेसिडेंट। भारत जैसे, भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, बट यूएसए का उपराष्ट्रपति काम करेगा राष्ट्रपति के रूप में, एज ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में। और शेष जो कार्यकाल बचा है 3.5 वर्ष, यूएसए में संविधान में व्यवस्था है कोई इलेक्शन नहीं, यूएसए का उपराष्ट्रपति ही शेष 3.5 वर्ष जो बचा टेन्योर है, शेष टेन्योर है, उस समय शेष 3.5 वर्ष यूएसए का उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति रहेगा, कोई इलेक्शन नहीं। तो आपने देखा भारत के उपराष्ट्रपति और यूएसए के उपराष्ट्रपति में एक बड़ा पदावधि में देखा जाए, टेन्योर शक्तियों में तो बड़ा डिफरेंस है, सेम नहीं है, कॉपी नकल नहीं। अब समझ गए होंगे। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया भी आपने देखा, और उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी यह भी दी गई है, जब कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो आपने देखा कार्यवाहक के रूप में। एक बात और कर लें, जब कभी भी उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो और राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? आपका जवाब होगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। अगर इसका भी पोस्ट वैकेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी उस समय उपस्थित हो, वरिष्ठतम। इस तरह से राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक का एक लिस्ट सीक्वेंस बना है। यह हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की जो व्यवस्था दी गई है, आपने देखा, जो मैंने बताया, कुछ मामलों में समानताएं भी है और कुछ मामलों में डिफरेंसेस, अंतर भी हैं। ये हायरार्किकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2nd नंबर का पोस्ट है।
वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो हियरिंग इसका सिर्फ एक ही कोर्ट में होगा, वह है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, किसी और कोर्ट में नहीं। माना कि केस चल रहा है और डिसीजन जो आया उसको अयोग्य नहीं माना गया, निर्वाचन बिल्कुल उचित रहा, अवैध नहीं करारा, अवैध करार नहीं दिया सर्वोच्च न्यायालय, तो ऐसे परिस्थिति में बस वो पद पर मेंटेन रहेगा। माना कि 2 महीना रहा उपराष्ट्रपति पद पर और उसके बाद उसके निर्वाचन को अवैध करार दिया सर्वोच्च न्यायालय। इस 2 महीना में जो भी निर्णय लिया, जो भी कार्य सिग्नेचर, उसको अवैध करार नहीं दिया जाएगा जब तक पद पर रहा, और जो भी निर्णय लिया, जो सिग्नेचर, जो कार्य किया, उसको वैलिडिटी, वैधता दिया जाता है। हां, यह है कि निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट कि निर्वाचन को अवैध करार दिया, 2 महीने पर निर्णय आया, तो उसी के साथ उनका पद समाप्त। ये उपराष्ट्रपति पद राज्यसभा के सभापति पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है, आपने देखा उपराष्ट्रपति का पद हमारे देश में, जो इनसे संबंधित क्या व्यवस्थाएं हैं, क्वेश्चन कैसे होंगे आप समझ ही गए होंगे, कैसे कैसे चांस है। क्वेश्चन पर भी हम बात करेंगे, बट इस वीडियो में, आज के क्लास में इतना ही। आप सभी का स्नेह, प्यार इसी प्रकार से मिलता रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये फिर से मैं आपको याद दिला दूं, सभी टीचर अनुभवी योग्य होंगे, हर फैकल्टीज, और इस तरह से आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिविल सर्विस के लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही मटेरियल मिलेंगे और सभी आपके रिक्वायरमेंट सॉल्व होंगे। और उम्मीद करते हैं मैक्सिमम रिजल्ट देगा सामर्थ्य आईएएस का ये प्लेटफॉर्म। तो आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, आपका सहयोग होगा, पूरी तरह से उम्मीद करते हैं, और आपके रिजल्ट भी हम उम्मीद करते हैं इस प्लेटफॉर्म से अधिकतम देंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।